हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है मॉडर्न हिस्ट्री की। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में ही हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में, जिन्होंने अपने अपने टेन्योर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए हैं। किसी ने सती प्रथा को बंद किया है, तो किसी ने यहाँ पे प्रेस को फ्रीडम दी है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की है, तो कहीं पे सालबाई की संधि साइन हो रही है, तो कहीं पे श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन हो रही है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे करनी है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड किया था। टोटल हम 3 पार्ट्स में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। रीज़न ये है कि आपको 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। जब हमारे देश में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमारे देश में जो गवर्नर होते हैं बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। तो अभी तक हमने सारे के सारे वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर आप देखोगे विलियम बेंटिक तक ये सारे गवर्नर जनरल को हमने डिस्कस किया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट आपका 1833 का एक्ट है, जिसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा है। तो ये समय आपका 1833 से लेकर 1858 मतलब विलियम बेंटिक से लेकर कैनिंग का समय आपको मिलता है। कैनिंग के समय हो जाता है 1857 का रिवॉल्ट, और उसके बाद एक और एक्ट पास होता है विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाता है 1858 से 1947। तो 3 पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला पार्ट आज कवर हो चुका है, सेकंड पार्ट अभी हम कवर कर रहे हैं, और थर्ड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, और यूपीएससी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। Robert Clive was the first Governor General of Bengal and the William Bentinck was the first Governor General of India. Which of the following statement are correct? 1 only, 2 only, both are correct, neither 1 nor 2. जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विलियम बेंटिक से। विलियम बेंटिक अगर बात करो तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का अगर समय है, अगर किसी एक चीज के लिए जाना जाता है तो वो जाना जाता है सती प्रथा को बैन करने के लिए। राजा राम मोहन रॉय जी ने विलियम बेंटिक के साथ 1829 में सती प्रथा को बैन करने का काम, अबॉलिश करने का काम किया था, इसलिए इनका टेन्योर बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, हालांकि जो सती की प्रैक्टिस थी, जहां जहां फ्रांसीसीज थे या पोर्चुगल्स थे, वहां पर तो ऑलरेडी यहाँ पे जो सती प्रथा थी उसको बैन किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर इंडिया के अदर पार्ट्स में देखें, बंगाल प्रेसिडेंसी में देखें, तो यहाँ पे सती प्रथा चलती थी। एंड 4 दिसंबर 1829 में यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन करने का काम किया था, और यहाँ पे इनको सपोर्ट किसने किया है? राजा राम मोहन रॉय जी ने किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब जो भ्रूण हत्या के बारे में, बच्चों की जो लड़कियां हैं उनकी हत्या के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसे प्रोहिबिट तो नहीं किया गया था, इसको बंद तो नहीं किया गया था, लेकिन हाँ इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया था इन द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक, फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है, और क्या काम हुआ? इन्होंने ठगों को सप्रेस किया था, ठगी जो सिस्टम था उसको खत्म किया था, और इसके लिए इन्होंने ठगी एंड डकेट डिपो 1835 में इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था बाय द विलियम बेंटिक। और जिसको लीड कौन कर रहे थे, इसके सुपरिटेंडेंट कौन थे? तो इसके सुपरिटेंडेंट आपको विलियम हेनरी स्लीमैन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था हमारी कंट्री में। इंग्लिश एजुकेशन के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? मैकाले। तो आप लोगों ने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा, जिनको जाना जाता है इंग्लिश एजुकेशन के लिए। इन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे कि किस तरीके से एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है इंडिया में। तो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए भी हम विलियम बेंटिक को जानते हैं, और इन्होंने 1835 में एक रेजोल्यूशन पास किया था और कहा था कि जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी विलियम बेंटिक ने। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके अलावा सेम ईयर मतलब 1835 में इन्होंने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की थी। तो ये विलियम बेंटिक का कुछ इंपॉर्टेंट समय है, और विलियम बेंटिक के समय ही चार्टर एक्ट 1833 पास होता है। और इसी चार्टर एक्ट में बेसिकली क्या कहा जाता है कि जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे। इसके अलावा और क्या बातें की गई? इट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द चार्टर एक्ट 1830। तो 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, तो हर 20 साल में एक एक्ट आता
आता था। तो उसी का अगला जो एक्ट 20 साल बाद आया था वो चार्टर एक्ट 1833 आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर डिप्राइव ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास है, और जो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास या बॉम्बे है उनकी पावर यहाँ पे कम हो गई है। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इनके पास सिविल एंड मिलिट्री पावर्स भी होंगी, और यहाँ पे पहले जो गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के वो विलियम बेंटिक होते हैं। डन इतनी चीजें। इसके अलावा विलियम बेंटिक के बाद अगले व्यक्ति कौन होते हैं जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं? तो इन 1835 सर चार्ल्स मेटकॉफ सक्सीडेड द विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक को सक्सीड करने का काम मेटकॉफ ने किया था। ठीक है, मेटकॉफ को हम मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लिबरल किया था इंडिया के प्रेस को। जो आपका यहाँ पे सैंक्शन लगाए गए थे, जो सेंसरशिप लगाई गई थी, तो उसको बहुत आसान कर दिया था, इजी कर दिया था। तो प्रेस का मुक्तिदाता हम मेटकॉफ को कहते हैं। एंड मेटकॉफ का समय बहुत कम था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण इंग्लैंड में इनको बहुत जल्दी बुला लिया गया था। और उसके बाद ऑकलैंड आप देखोगे कि सक्सीड करते हैं मेटकॉफ को। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात करनी है। ये मेटकॉफ है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बहुत कम समय के लिए है, 1835 से 36, मतलब कुछ मंथ्स के लिए ही रहते हैं। इन्होंने एज अ एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ जमैका एंड गवर्नर ऑफ प्रोविंस ऑफ कनाडा इन्होंने वर्क किया है। ये मेटकॉफ है। और मेटकॉफ का जो समय है वो बेसिकली हम जानते हैं किसके लिए, रिपील द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। इन्होंने सेंसरशिप को हटाया था, और इन्होंने लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, मतलब भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना भी की थी 1836 में। इसके बाद कुछ समय के लिए आपको कौन देखने को मिलेगा, अगले जो पर्सन आते हैं वो ऑकलैंड आते हैं। तो ऑकलैंड को हम डिस्कस करेंगे। देखो, ऑकलैंड आता है तो ऑकलैंड ने क्या क्या किया, इन्होंने स्लेवरी, जो दास प्रथा थी, उसको अबॉलिश करने का काम किया था 1843 में। इसके अलावा ऑकलैंड के समय इन्होंने सिंध को एनेक्स करने का काम किया था। यहाँ पे अफगान वॉर होती है, किसके समय हो रही है, ऑकलैंड के समय हो रही है। ऑकलैंड का समय 1836 से लेकर 1842 के बीच में है, और यहाँ पर अफगान की जो वॉर हो रही है उसमें सिंध को एनेक्स किया जा रहा है इन 1843। ठीक है, फिर अगर हम ऑकलैंड के बाद बात करेंगे तो ऑकलैंड के बाद आता है एलनबर्ग। एलनबर्ग का समय 1842 से 1844 के बीच में है, और इनके समय ही राजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इन्होंने राजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद इन्होंने एक और बेसिकली ट्रिटी साइन की थी, जिसको हम ट्राई पार्टीज ट्रिटी कहते हैं, इन 1838 बिटवीन द ब्रिटिशर्स, शाह सुजा एंड रणजीत सिंह अगेंस्ट द दोस्त मोहम्मद खान। तो ट्रिटी, ये जो ट्राई पार्टीज ट्रिटी है वो आपको लॉर्ड एलनबर्ग ने साइन की थी। पहला जो अफगान वॉर होता है 1838 से 42 के बीच में, ये आपका समय किसका है, एलनबर्ग का समय है। और इन्होंने बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की थी, मतलब प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की थी, बाद में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब SBI का पार्ट होता है। फिर आता है यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग वन। तो लॉर्ड हार्डिंग वन का जब आप समय देखोगे तो 1844 से 1848 का बीच का समय लॉर्ड हार्डिंग वन का समय होता है। ठीक है, इसने क्या क्या काम किया, तो इसके समय में पहला एंग्लो सिख वॉर होता है, और इसने ट्रिटी ऑफ लाहौर को साइन किया था। ठीक है, और इसने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश एजुकेशन मैंडेट है फॉर द एम्प्लॉयमेंट, ये इसके काम थे। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और ट्रिटी ऑफ लाहौर लॉर्ड हार्डिंग वन के समय साइन होती है। इसके अलावा इसने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को सेटअप किया था इन 1847, और यहाँ पे जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है और ह्यूमन सेक्रीफाइस है, जो बलि प्रथा होती है, उसको खत्म करने का काम किसने किया है, लॉर्ड हार्डिंग वन ने किया है। याद करो, विलियम बेंटिक ने इसको प्रोहिबिट नहीं किया था, विलियम बेंटिक ने केवल यहाँ पे पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया था, बट यहाँ पे अबॉलिश करने का काम किसने किया है, तो लॉर्ड हार्डिंग वन ने अबॉलिश करने का काम किया है। क्लियर, ये छोटे छोटे सा समय है, इसलिए हम इसको जल्दी ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतनी चीजें, जैसे कि आप देख रहे हो कि विलियम बेंटिक ने अबॉलिशन किया सती प्रथा को, चार्टर एक्ट पास हुआ था। ऑकलैंड के समय फर्स्ट अफगान वॉर हो रही है, हार्डिंग के समय फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो रही है, लाहौर की संधि साइन हो रही है, और यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड को इसने अबॉलिश करने का काम किया है। ठीक है, ये 1848 तक की कहानी है। अब बात आती है डलहौजी की, यहाँ से कहानी बदलना शुरू होती है। रिफॉर्म ऑफ डलहौजी 1848 से 1856 का समय आपको डलहौजी का देखने को मिल जाता है। डलहौजी का एक्चुअल नाम क्या था, तो डलहौजी ने काफी सारे काम हमारे देश में किए हैं, इसलिए इसे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसका रियल नाम था जेम्स एंड्रयू रैमजे,
और इसका जो टेन्योर है वो 1848 से 1856 का आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड नंबर की एंग्लो सिख वॉर 1849 में, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1849 में डलहौजी के समय होती है, ठीक है, और जिसके बाद पंजाब को एनेक्स करने का काम, हड़पने का काम डलहौजी करता है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। तो हड़प की नीति का जो सिद्धांत है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कौन लेकर आया है? आंसर हो जाएगा डलहौजी लेकर आया है। डलहौजी के समय ही पहले रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी बॉम्बे से थाने के बीच में इन 1853। इसने ही पहली बार हमारी कंट्री में टेलीग्राफ की शुरुआत की थी, कैलकाटा से आगरा के बीच में टेलीग्राफ को कनेक्ट किया गया था। और इनका जो समय है वो एक और चीज के लिए जाना जाता है, इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को पास करवाया था 1856 में। क्लियर है? और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी सेटअप करने का काम किसने किया था? डलहौजी के समय ये डिपार्टमेंट सेटअप हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स मतलब आपकी हड़प की नीति को लेकर आए थे, तो कई सारे जो आपके किंगडम्स हैं उनको इन्होंने एनेक्स किया था, लाइक सतारा के अलावा संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, आपको ये सारे के सारे किंगडम्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पहली रेलवे लाइन इन्होंने शुरू की थी, आपको डेट पूछ ली जाती है, तो 16 अप्रैल 1853 को हमारी कंट्री में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, जिसमें आपको 40 रेलवे कैरेज एंड 400 गेस्ट अस में देखने को मिलेंगे, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच में ट्रेवल किए थे। ठीक है, इसमें आपको 3 लोकोमोटिव्स देखने को मिलेंगे और इन तीनों लोकोमोटिव्स का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सिंध, सुल्तान एंड साहिब। और लगभग 75 मिनट की ये जर्नी यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है टेलीग्राफ सर्विसेज। तो इंडिया में टेलीग्राफ सर्विसेज की शुरुआत 1845 में हुई थी कैलकाटा से आगरा के बीच में, और इसको मार्च 1854 में ओपन किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें। तो ये सब काम किसने किया है? तो ये सब काम डलहौजी का है। टेलीग्राफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इसको 1865 में ओपन किया गया था बाय द पर्शियन गल्फ लाइन। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में भी टेलीग्राफ की शुरुआत 1865 में हो गई थी। ओके, अदर रिफॉर्म्स जो कि डलहौजी ने किए हैं, क्या क्या किया है जरा देख लेते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी अ सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज अपॉइंटेड फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। तो बंगाल की प्रेसिडेंसी को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया था, सो दैट इट कुड इमीडिएटली रिलीव द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं। इन अप्रैल 1854 फेडरिक एच Halliday was appointed the first लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर ऑफ द बंगाल। तो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का कौन बनता है? तो फेडरिक हैलिडे बनता है 1854 में। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट 1853। इसके अलावा इन्होंने शिमला को अपनी समर कैपिटल बनाया था। शिमला को समर कैपिटल बनाने के बाद इन्होंने जो अपना आर्मी हेडक्वार्टर है उसको भी शिफ्ट कर लिया था शिमला। ठीक है, तो आर्मी हेडक्वार्टर भी शिमला शिफ्ट हो गया था, और जो आर्टिलरीज हैं, जो आपकी गन, बंदूक, तोप खाने होते हैं, तो आर्टिलरी हेडक्वार्टर को भी मूव कर दिया गया था फ्रॉम कैलकाटा टू मेरठ। तो मेरठ में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। जो गोरखा रेजिमेंट है वो फोर्स में कब आती है? तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही गोरखा रेजिमेंट आपको फोर्स में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इनके समय पे बुट डिस्पैच एक्ट 1854 भी पास हुआ था। बुट डिस्पैच 1854 भी डलहौजी के समय पास हुआ था। अभी बुट डिस्पैच होता क्या है इसको भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की बातें करता है। बोला जाता है जितने भी प्रोविंस है उस समय, जितने भी प्रांत हुआ करते थे, उन सब में एक एक में आपको एक एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। तो चार्ल्स बुट, जो कि एक ब्रिटिश लिबरल पॉलिटिशियन थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, इन्होंने बुट डिस्पैच को रेडी किया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट चेंज था इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। इसमें कहा था कि लंदन यूनिवर्सिटी की तरह ही भारत में भी यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, और एटलीस्ट एक गवर्नमेंट स्कूल हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया जाएगा और हर एक प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेटअप किया जाएगा। ये बात इस बुट डिस्पैच में कही गई थी 1854 में। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? बुट डिस्पैच को कहा जाता है। इसमें कहा गया था इंडियन नेटिव्स शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग लैंग्वेज, और इस पर प्राइवेट स्कूल को भी ग्रांट देने की बात की गई थी। और उसके बाद यहाँ पे पंजाब में 1882 में और इलाहाबाद में 1887 में भी यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया गया था अंडर द बुट डिस्पैच एक्ट, जो कि 1854 का एक्ट आपको मिल जाएगा। डलहौजी के समय सेकेंड एंग्लो वर्मीज वॉर भी होती है 1852 से 53 के बीच में। पहली जो एंग्लो वर्मीज वॉर थी
वो आप देखोगे कि 1826 के आसपास हो गई थी। ठीक है, उसमें आपको एक संधि साइन की गई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ यांडाबू। तो ट्रीटी ऑफ यांडाबू रिजल्ट है आपका फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर का। 20 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो वर्मा के राजा थे उनको दिक्कत होने लगी ब्रिटिशर्स के ट्रेडिंग करने से, ब्रिटिशर्स के सेटलमेंट करने से, तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है 1852 से 53 के बीच में। ठीक है, इसको इजीली सप्रेस कर दिया जाता है और वर्मा को कंपनसेशन के लिए कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें। अब आप देखेंगे ये जो समय है, द वॉर स्टार्टेड इन अप्रैल 5, 1852। एज सून एज द वॉर स्टार्टेड द पोर्ट ऑफ द मर्तावन वॉज टेकन ऑन द सेम डे। तो ये जो मर्तावन पोर्ट है वो वर्मा से एनेक्स कर लिया था, किसने? आपके ब्रिटिशर्स ने। और उसके बाद रंगून को भी एनेक्स करने का काम कर लिया था। तो आप यहाँ पे अगर मैप में समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये रंगून, और उसके बाद उसके ऊपर दिख रहा है पेगू। तो पेगू वाला जो पूरा एरिया है वो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, जिसको बाद में नाम लोअर वर्मा रखा गया था। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है। और फिर जब थर्ड वॉर होगी तो उसके बाद पूरा का पूरा वर्मा को एनेक्स कर लेगा कौन? ब्रिटिशर्स। तो हम डलहौजी का अगर टेन्योर को ब्रीफ करें, मतलब इसको समरी निकालें, तो 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डलहौजी रहा है। इसके समय पे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई है। इसने लोअर वर्मा को एनेक्स करने का काम किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को इंट्रोड्यूस किया था, वुड डिस्पैच जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है वो लेकर आया था। पहले रेलवे लाइन की शुरुआत की थी, बॉम्बे से थाने को कनेक्ट करता था 1853 में। पहले टेलीग्राफ की शुरुआत की थी कैलकाटा से आगरा के बीच में। ठीक है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया था। तो ये सारे के सारे काम किसके समय हुए हैं? डलहौजी के समय हुए हैं। डन, इतनी चीजें। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि किसे मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहा जाता है? तो डलहौजी को कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस कर लिया था। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो हड़प की नीति डलहौजी लेकर आया था। तो ये डलहौजी तक की बातें हो गई। चलिए अब बात करेंगे कैनिंग के बारे में। सो नेक्स्ट आता है कैनिंग। कैनिंग का जो समय है वो 1856 से लेकर 1862 का समय है। ये हमारी कंट्री का लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और जो 1857 की क्रांति है, 1857 का जो रिवॉल्ट है, वो आप देखिए कैनिंग के समय हमारे देश में होता है। इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स भी किए हैं, लाइक जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स था, जो हड़प की नीति थी डलहौजी की, वो एक रीजन था 1857 के रिवॉल्ट का। तो उसको विड्रॉ करने का काम, उसको हटाने का काम किसने किया है? कैनिंग ने किया है। फिर आज हम अपने जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज को देखते हैं तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन्होंने लेकर आया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट को पास किया था, बंगाल रेंटल एक्ट को पास किया था, और इनकम टैक्स को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंट्रोड्यूस करने का काम भी किसने किया था? कैनिंग ने किया था। और कैनिंग के समय ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी पास हुआ था। एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। पहले हम बात करेंगे क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बारे में। रानी विक्टोरिया की घोषणा जो कि 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ पीपल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी डिक्लेयर किया गया था कि अब भारत की जो सारी पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कैनिंग के समय ही पास हुआ था और इसमें बेसिकली एक रॉयल फरमान आया था और कहा गया था कि जो ट्रांसफर है, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट इंडिया की जो पावर है वो ट्रांसफर की जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश क्राउन के पास। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई थी पावर को ब्रिटिश क्राउन को। एक नया पद भी क्रिएट किया गया था जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी कहा जाता है, मतलब भारत का सचिव के बारे में बात की गई है। ठीक है, दिस न्यू ऑफिस वाज क्रिएटेड टू एक्सरसाइज द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारत का सचिव इसको सब रेगुलेट करेगा। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 को पास किया गया था, जिसके बाद हमारे देश में हाई कोर्ट को सेटअप किया गया था। आप देखेंगे कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट्स को बनाया गया था। यहाँ पे द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सदर दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत वॉज सबस्यूम्ड बाय द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट अब इस दीवानी और आपके दीवानी जो और फौजदारी जो मामले हैं उनको सुनवाई करने का काम हाई कोर्ट करेगा। तो इस एक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो कहा गया था कि हर एक जो हाई कोर्ट होगा उसमें एक जस्टिस होगा और 15 मैक्सिमम 15 जजेस होंगे। और इस तरीके से कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में क्या किया गया था? हाई कोर्ट को बनाया गया था। ठीक है, ये बात इस एक्ट में कही गई थी। और क्या बोला गया था? अगर आप देखोगे तो पहला जो हमारा हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट कहां पर बना था? फोर्ट विलियम में बना था आपका 1 जुलाई 1862 में। और जिसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर बार्नेस पिकॉक थे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात हो रही है कि कैलकाटा में पहला हाई कोर्ट हम बना रहे हैं 1862 में।
जिसके पहले चीफ जस्टिस आपको सर बार्नेस पिकॉक देखने को मिल जाएंगे। बाद में इसको हम कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जानने लगे हैं, ठीक है, और यही आपके देश का पहला हाई कोर्ट है। अगर हम बात करते हैं 1863 में जस्टिस शंभुनाथ पंडित, ये फर्स्ट इंडियन होते हैं जो कि जज बनते हैं कोर्ट में, तो इसलिए इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, शंभुनाथ पंडित, ठीक है। उसके बाद 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट बनता है, उसके बाद फिर मद्रास हाई कोर्ट का फॉर्मेशन भी किया जाता है। तो 1862 में हमारे देश में 3 इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट बन रहे हैं अंडर द इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861, और ये समय किसका है, तो कैनिंग का समय है। अब बात करते हैं आईपीसी के बारे में, जो अभी हमारे देश में क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म किए जा रहे हैं, और 1 जुलाई से जो नए क्रिमिनल लॉज हमारे देश में इन्फोर्स में आएंगे उसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। इंडियन पीनल कोड 1862 में लेकर आया गया था, ठीक है, और यहाँ पे जो पीनल कोड्स को डिजाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले, ठीक है, और ये बेसिकली 1860 में ड्राफ्ट किया गया और 1862 से हमारे देश में इफेक्ट में आया, ठीक है। तो पीरियड टू दैट द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कोड ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर वाज रेडी इन 1861। बिफोर 1860 द बेसिक ऑफ जस्टिस वाज द इंग्लिश क्रिमिनल लॉज। इस पे बेस्ड आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो आपका आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, भारत में तो एप्लीकेबल है ही, पाकिस्तान में भी इसको अडॉप्ट किया गया और बाद में इसका नाम पाकिस्तान पीनल कोड कर दिया गया। सेम इसको बांग्लादेश ने भी अडॉप्ट किया, वर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनई ने भी ब्रिटिश एरा में इस एक्ट को अडॉप्ट किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर फाइनेंशियल रिफॉर्म, जो कि कैनिंग के समय हुए हैं। तो यहाँ पे इसने पायलट बेसिस पे कह सकते हो कि इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें एक सदस्य को बढ़ा दिया गया और जो नया सदस्य बना था वो फाइनेंस मिनिस्टर था। तो आप देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर जो 5th मेंबर है उसको एडिट किया गया था गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जो 5th नंबर का मेंबर था वो फाइनेंस मिनिस्टर था। तो जेम्स बिल्सन वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। तो इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जेम्स विल्सन फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने 3 टाइप्स के टैक्सेस के बारे में बात की थी, जिनमें से आप इनकम टैक्स देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा था कि कोई भी पर्सन है जो 500 रुपीज या मोर एक साल में अर्न करता है, उस समय 500 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, तो आपको 5% इनकम टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री और सिविल एक्सपेंडिचर में किया जाएगा। ये बात यहाँ पे की थी। इसके अलावा कुछ आर्मी रिफॉर्म्स भी आपको कैनिंग के समय देखने को मिलते हैं, ठीक है। आर्मी रिफॉर्म्स कैसे किए गए, तो जैसे कि 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था, और उस समय के रिवॉल्ट में क्या था, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में थे। अब यहाँ पे बोला गया इस रिवॉल्ट के बाद, इट वाज डिसाइडेड दैट द रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर्स टू द यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी नेवर मोर देन 2 टाइम्स। 2 गुना से ज्यादा आपको सोल्जर्स नहीं रखने हैं, ये बात यहाँ पे कही गई थी। और सारी की सारा जो तोप खाना है, जो आर्टिलरीज है, वो ब्रिटिशर्स के, यूरोपियंस के हाथों में दे दी गई थी, मतलब फ्यूचर में ऐसा कोई रिवॉल्ट ना हो। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति, तो कैनिंग के समय हुई ही थी इंडिगो रिवॉल्ट भी 1859 से 60 के बीच में कैनिंग के समय ही देखने को मिलेगा। कैनिंग ने और कौन कौन से रिफॉर्म किए, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, और 3 हाई कोर्ट्स को भी सेटअप कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखोगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था, जिसको आज हम ASI डिपार्टमेंट कहते हैं, बाय द अलेक्जेंडर कनिंगम इन 1861, और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 को भी पास किया गया था। तो ये सारी कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है। डन इतनी चीजें। चलिए अब कुछ और इवेंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि कैनिंग के समय है। तो कैनिंग ने यूनिवर्सिटी सेटअप की है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पर रेलवे लाइन की शुरुआत की थी। ईस्ट इंडिया रेलवे वॉज ओपन बिटवीन द कलकत्ता एंड इलाहाबाद इन द 1861, ठीक है। इतनी चीजें। इसके अलावा कैनिंग ने और क्या काम किया, तो कैनिंग का अगर हम देखेंगे तो ये डिपार्ट हो गया था इंडिया से, मतलब इंडिया से चला गया था 1862 में, और कुछ समय बाद उसकी वहां पे डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉर्ड इल्गन। तो लॉर्ड इल्गन का समय बस एक ही चीज के लिए जाना जाता है, बहावी आंदोलन, बहावी मूवमेंट को सप्रेस करने का काम लॉर्ड इल्गन ने किया था, ठीक है। अब ये जो आपका लॉर्ड कैनिंग था वो बहुत दयालु टाइप का व्यक्ति था, ठीक है। इसलिए इसको क्लेमेंसी कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय ये कुछ चीजें हुई हैं। 1857 की क्रांति हो गई, 3 यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट को सेटअप कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मतलब पावर थी वो अबॉलिश हो गई और ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो गया और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी पास हो गया। ये सब लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ है,
डन इतनी चीजें। लॉर्ड कैनिंग के बाद आते हैं अब वायसराय ऑफ इंडिया। तो वायसराय ऑफ इंडिया अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये छोटा सा अगेन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनना ही चाहिए, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और कैनिंग, ये तीन बातें तो हमने कर ली और कर्जन नहीं पढ़ा है। तो कर्जन तो सबको पता है, बंगाल के पार्टीशन के लिए लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है 1905। रिमेनिंग को आपको यहाँ पे मैच करके बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि किस गवर्नर के टेन्योर में कौन सा इंसिडेंट हुआ था। तो प्रॉपर्ली इसको मैच कर लेना, सही आंसर कमेंट में बता देना और एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी पूछा था उसका आंसर भी कमेंट में दे देना। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। सो टेक केयर।